हेलो बच्चों, आज हम यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय आपका हिस्ट्री का पहला चैप्टर पढ़ेंगे 10th का। और ये पहला जो चित्र है ये फ्रेडरिक सारियो ने बनाया है। ये फ्रेडरिक सारियो ने 1848 में बनाया है। ये लिखा हुआ भी है, फ्रेडरिक सारियो विश्वव्यापी प्रजातांत्रिक और सामाजिक गणराज्यों का स्वप्न देखा था उसने। तो उसको जो उसने स्वप्न देखा था, जो उसने अपने सपने देखे थे, उसका उन्होंने चित्र बना दिया था। 4 चित्रों की श्रृंखला बनाई थी। जिस टाइम फ्रेडरिक सारियो थे उस टाइम राजतंत्र था, राजे थे तानाशाह जो लोगों को तंग करते थे। और उस समय जो बच्चा, बूढ़ा, नौजवान, औरत, मर्द सब ये चाहते थे कि उनको जो निरंकुश राजाओं से निजात मिल जाए, ये राजे ख़त्म हो जाएं उनको। क्योंकि कोई भी व्यक्ति उस टाइम, किसी भी व्यक्ति को आज़ादी नहीं थी, उनको राजाओं की इच्छा के अनुसार चलना पड़ता था। तो लोग बहुत दुखी थे, वो राजाओं को ख़त्म करके लोगों का राज लाना चाहते थे। और फ्रेडरिक सारियो को पता था सभी देशों के लोग, यूरोप में भी, अमेरिका में भी राजाओं के विरुद्ध लड़ रहे थे। और उनको अपने स्वप्न में जो स्वतंत्रता थी वो एक औरत के रूप में दिख रही थी। और उनको लगता था कि सभी देश जो अपने राजाओं के साथ लड़ते हुए सफलता प्राप्त करते जा रहे हैं, वो उतना ही उस स्वतंत्रता की मूर्ति के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं। और उन्होंने जो भी 4 चित्र बनाए हैं 1848 में, उसमें जो उन्होंने सपने देखे थे उनको दिखाया, अपने सपनों को उन 4 चित्रों के द्वारा दिखाया है। और ये जो उनका 4 चित्रों थे जिसमें उन्होंने अपना स्वप्न दिखाया था, ये जनतांत्रिक और सामाजिक गणतंत्रों से मिलकर बना था उनका सपना। और जो पहले 4 चित्रों में से जो पहला चित्र है उसमें यूरोप और अमेरिका के सारी उम्र के जो लोग हैं, बच्चे, बूढ़े, औरतें, मर्द दिखाए गए हैं, जो लंबी कतार में स्वतंत्रता की प्रतिमा की वंदना करते हुए जा रहे हैं। और हमने 9th में फ्रांस की क्रांति पढ़ी थी और देखा था कि वो उस समय फ्रांस की क्रांति के समय जो कलाकार थे वो स्वतंत्रता, जहाँ आज़ादी को एक महिला के रूप में दिखाते थे। और जो फ्रेडरिक सारियो का पहला चित्र है जिसमें यूरोप और अमेरिका के लोग, सभी उम्र और समुदायों के लोग स्वतंत्रता की मूर्ति की पूजा करते जा रहे हैं। जो वो मूर्ति है पहले चित्र में, उसके एक हाथ में ज्ञानोदय की मिसाल है और दूसरे हाथ में मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र। फ्रेडरिक सारियो के पहले सपने का जो पहला चित्र है उसमें जो स्वतंत्रता का स्टेचू है उसके एक हाथ में ज्ञानोदय की मशाल है और दूसरे में मनुष्यों के अधिकारों का घोषणा पत्र। पहले चित्र में अमेरिका और यूरोप के लोग दिखाए गए हैं और सभी उम्र के और सभी समुदाय के। और जो प्रतिमा है पहले चित्र की, स्वतंत्रता की प्रतिमा के सामने निरंकुश संस्थान, जो राजाओं से संबंधित संस्थान होते थे, जैसे हमने फ्रांस में देखा था बास्तिल का किला गिरा दिया था लोगों ने, तो ऐसे जो राजाओं से संबंधित बिल्डिंगें थी, संस्थान थे, वो उस स्वतंत्रता की प्रतिमा के आगे बिखरे पड़े हैं। सारियों की कल्पना वो अपने सपने देखता था, जो भी अपने सपने में क्रिएट करता था उसका चित्र बना देता था। सारियों के कल्पना दर्श को यूटोपिया भी बोलते हैं। कल्पना वो सीन क्रिएट कर लेता था अपनी आंखों के सामने और उसका फिर वो खुली आंखों से सपना देखता था, सोते हुए सपना नहीं देखता था, वो अपनी सोच से सपना देखता था। सारियों के कल्पना दर्शन यूटोपिया में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाकों से होती है। जो भी उसका सपन, जो खुली आंख से जो देखता था, में दुनिया के लोग अलग राष्ट्रों के समूहों में बटे हुए हैं। दुनिया के देश जो अलग अलग राष्ट्र हैं वो समूहों में बटे हुए हैं, जिनकी पहचान उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाकों, जो उसने अपने सपने में देखा था उसमें जो अलग अलग राष्ट्र के लोग थे उसको दिख रहे थे, उसमें स्वतंत्रता की देवी के पास जाते हुए उनकी सबकी पहचान भी कौन से देश के लोग हैं उनके कपड़ों और राष्ट्रीय पोशाकों से हो रही थी। पहले स्वप्न में अलग अलग देशों के या राष्ट्रों के लोगों को पहचानने के लिए जो उन्होंने अपने पहले स्वप्न को पहले चित्र में दिखाया, उसमें अलग अलग देशों के लोग को उनके कपड़ों और पोशाकों से पहचाना जा सकता है।
ये पहले चित्र की बात हो रही है। स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कर रहे हैं संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। जो स्वतंत्रता की मूर्ति मूर्ति से कहीं आगे इस जुलूस का नेतृत्व कौन, पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए हैं, लेकिन स्वतंत्रता की मूर्ति से कहीं आगे जो ये जुलूस जा रहा है, इसका नेतृत्व कौन कर रहा है? संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड। तो मतलब जो ये लंबी वो जा रहे हैं, जो लोग जुलूस में जा रहे हैं, उनका नेतृत्व तो संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड का है। लेकिन जो पहला चित्र है उसमें यूरोप और अमेरिका के लोगों को दिखाया, जो लंबी कतार में हर समुदाय और हर उम्र के लोग उस देवी की पूजा करते जा रहे हैं। और लेकिन जो लंबा जुलूस है, जुलूस का नेतृत्व स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका के, ये कंफ्यूज हो सकते हैं बच्चे इसमें। पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग दिखाए गए हैं, जिसमें अपने सपने को जो मतलब फ्रेडरिक आर्य ने जो अपने सपने का पहला चित्र बनाया है, उसमें पहले चित्र में यूरोप और अमेरिका के लोग हैं। लेकिन जो स्वतंत्रता की देवी के पास जुलूस लंबा जा रहा है, उसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड कर रहे हैं, जो तब तक राष्ट्र राज्य बन चुके थे। फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे, मतलब फ्रांस को जो क्रांतिकारी तिरंगे से पहचाना जा सकता, फ्रांस ने सबसे पहले क्रांति करी थी अपने राजा के विरुद्ध, तो फ्रांस जो क्रांतिकारी तिरंगे के साथ पहचाना जा सकता है। फ्रांस की हर एक राज्य की, देश की वो पहचान देखो, फ्रांस की पहचान उसके क्रांतिकारी तिरंगे से प्रतिमा के पास अभी अभी पहुंचे है। पहले कौन है? पहले संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड है, उसके बाद फ्रांस है अपने, क्योंकि उस टाइम जब तक का ये चित्र है तो उस टाइम तक संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड राष्ट्र राज्य बन चुके थे। और उसी फिर तीसरे नंबर पे क्रांतिकारी तिरंगा लिए फ्रांस दिख रहा है उसको। उसके पीछे जर्मनी के लोग हैं, जिनके फ्रांस के बाद लाइन बना लो, पहले में संयुक्त राज्य अमेरिका, दूसरे सेकंड नंबर पर स्विट्जरलैंड, तीसरे पे क्रांतिकारी तिरंगा लेके फ्रांस पहुंच गया, और उस चौथे स्थान पर जर्मनी के लोग पहुंच गए, जिसका हिटलर है बना था। और जर्मनी का काला, लाल और सुनहरा झंडा था। जर्मनी मतलब फ्रांस और जर्मनी में फ्रांस का क्रांतिकारी झंडा है, और जर्मनी का लाल, काला और सुनहरी झंडा जर्मनी के लोगों ने पकड़ रखा है। यह दिलचस्प है कि जिस समय सारियों ने ये छवि निर्मित की, जर्मन लोग तब तक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। बट जो चौथे स्थान पर जर्मनी है, जिसके ऊपर काला, लाल और सुनहरा झंडा है, पर उस समय जब ये सारियों ने ये बनाया है चित्र, जब जर्मन लोग तब तक संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे। जर्मनी के लोग उस टाइम संयुक्त राष्ट्र का हिस्सा नहीं बने थे, यानी कि वो आज़ाद नहीं हुआ होगा जर्मनी। जो झंडा वे थामे हुए हैं, वह 1848 के उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति है। मतलब जो जर्मन के लोगों ने अभी आज़ाद तो नहीं हुए थे, लेकिन उन्होंने अपना तिरंगा झंडा पहले ही बना लिया होगा, जो कि वो उदारवादी अभिव्यक्ति का उनका झंडा ज़्यादा। क्वेश्चन आ सकता है कि जर्मनी वालों का झंडा किस, जब वो आज़ाद नहीं हुए थे तो वो किस चीज़ की अभिव्यक्ति करता था? उदारवादी उम्मीदों की अभिव्यक्ति कर रहा था। जर्मनी का झंडा याद रखना, चौथे नंबर पे जर्मनी है, लेकिन वो काला, लाल, सुनहरा झंडा थामे हुए है। लेकिन ये छवि जो चित्र पहला उसने बनाया है, वो जब तक बनाया था जर्मनी अभी संयुक्त राष्ट्र राज्य का हिस्सा नहीं बना था, आज़ाद नहीं हुआ था। लेकिन वो जो झंडा थामे हुए लाल, काला, सुनहरा, तो वो उनकी 1848 की उदारवादी जो उम्मीदों की अभिव्यक्ति करता है झंडा उसका, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य गठित करने की चाह थी। मतलब वो उसको दिख रहे हैं, लेकिन जो जर्मनी के जो लोग थे, जर्मन भाषी रियासतों में रहने वाले लोग थे, उनकी इच्छा थी कि वो आज़ाद हो जाएं, इसलिए उसको दिख रहे हैं अपनी चित्र में सारियों को अपने सपने में। उनको पता होगा कि जर्मन भाषा बोलने वाले लोग भी आज़ाद होना चाहते हैं अपने राजा से, इसलिए उसको वो भी दिख रहे हैं, जिनमें अनेक जर्मन भाषी रियासतों को एक प्रजातांत्रिक संविधान के अंतर्गत एक राष्ट्र राज्य में जर्मनी भाषा बोलने वाले लोगों के अंदर, या जर्मन भाषा बोलने वाले जो राजाओं के अधीन लोग थे, वो चाहते थे कि उनका एक लोकतांत्रिक संविधान यानी कि प्रजातांत्रिक संविधान बने, और वो एक स्वतंत्र राष्ट्र राज्य
बन जाएं, इसलिए दिख रहे हैं। लेकिन अभी उस टाइम स्वतंत्र नहीं हुआ था जर्मनी। जर्मन जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया, दो सिसिलियों की राजशाही, लॉम्बार्डी, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और रूस के लोग हैं। मतलब पहले चित्र में 4 लोग हो गए, चौथा देश जर्मनी आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन वो होना चाहते थे जर्मन भाषा बोलने वाले लोग। जर्मन लोगों के बाद 5वें नंबर पे ऑस्ट्रिया था, उसके बाद 2 सिसिलियों की राजशाही थी, 6ठे नंबर पे, 7वें पर लॉम्बार्डी था, 8वें पे पोलैंड और 9वें पे इंग्लैंड और 10वें पे आयरलैंड और 11 पर हंगरी और 12वें स्थान पर रूस दिखाई दे रहे थे पहले चित्र में। पहले उनको, लेकिन जो जुलूस था, वैसे तो यूरोप और अमेरिका दिखाए गए पहले चित्र में, लेकिन जो जुलूस जा रहा था प्रतिमा के पास स्वतंत्रता के, उसका नेतृत्व संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रिया कर रहे थे, और स्विट्जरलैंड, सॉरी, संयुक्त राज्य अमेरिका और स्विट्जरलैंड उसका जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे। तीसरे नंबर पर क्रांतिकारी झंडे के साथ फ्रांस था, चौथे पे जर्मनी जो लाल काला सुनहरा झंडा थामे हुआ था, जो अभी आज़ाद नहीं हुआ था, लेकिन वो जर्मन भाषा बोलने वाले लोग एक अपना लोकतांत्रिक संविधान बना के आज़ाद होना चाहते थे। 1848 के उनकी जो उदारवादी उम्मीदों को वो झंडा दर्शा रहा था। और उसके बाद पांचवें स्थान पर क्या था, जर्मन लोगों के बाद ऑस्ट्रिया के लोग थे। फिर 6ठे स्थान पर 2 सिसिलियों के राजशाही, 7वें पे लॉम्बार्डी, 8वें पे पोलैंड, 9वें पे इंग्लैंड, 10वें पे आयरलैंड, 11वें पे हंगरी, 12 पे रूस के लोग थे पहले चित्र में। ऊपर स्वर्ग से ईसा मसीह, संत और फरिश्ते इस दृश्य पर अपने, क्योंकि ये सारे देश अपने आप को जो राजे थे, जो तानाशाह राजाओं से स्वतंत्र करवाना चाहते थे अपने आप को, तो इसलिए उनको लग रहा था कि स्वर्ग से मसीहा ईसा मसीह, संत फरिश्ते इस दृश्य पर अपनी नजरें जमाए हुए हैं। तो चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रति, मतलब उनको लग रहा था कि दुनिया के लोगों के बीच में भाईचारा पैदा हो रहा है। ये सारे जो लोग आज़ाद होना, जो देश चाहते थे आज़ाद होना, वो वैसे वैसे जितनी चाहती उसके अनुसार उनको वो लाइन में लगे हुए लग रहे थे। और उनको लग रहा था कि ऊपर ये अगर लोगों के अंदर भाईचारा प्रेम बढ़ रहा है, तो उनको ईसा मसीह, संत और फरिश्ते देख रहे हैं, और वो ही इनको उनके अंदर भाईचारे की, मतलब ये संत ईसा मसीह और फरिश्ते जो ऊपर से नजरें गड़ाए हुए हैं, तो वो उसमें उनको लग रहा था कि भाईचारा पैदा हो रहा है, राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक में के रूप में दिखाया है। चित्रकार ने उनका इस्तेमाल दुनिया के राष्ट्रों के बीच भाईचारा, मतलब ईसा मसीह, संत और फरिश्ते हैं जो वो ही कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे लोगों के अंदर भाईचारा पैदा हो रहा है। इन सबको इन्होंने इस फ्रेडरिक सारियो ने अपने चित्र में ईसा मसीह, संत और फरिश्तों को राष्ट्रों के बीच भाईचारे के प्रतीक के रूप में दिखाया है। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाए जाएंगे, लेकिन पहले चित्र का ही चित्रण किया गया है। ज़्यादा 4 चित्रों में से पहला चित्र दिखाया गया है। और जो हम ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सारियों ने पहले चित्र में की थी, मतलब इस चैप्टर में हम ओनली जो सारियों का पहला चित्र है उसके बारे में ही पढ़ेंगे। इस अध्याय में ऐसे कई विषय उठाएंगे जिनकी काल्पनिक अभिव्यक्ति सारियों ने चित्र 1 में की थी। 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। तो याद रखना, राष्ट्रवाद कब आया था? 19वीं सदी के दौरान राष्ट्रवाद एक ऐसी ताकत बनकर उभरा जिसने यूरोप के राजनीतिक और मानसिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिए। क्योंकि पहले तो लोग राजाओं के अंडर में रह रहे थे, लेकिन 19वीं सदी में लोगों का अपनी भाषा, अपनी संस्कृति, अपने देश से प्यार होने लगा, राष्ट्रवाद की भावना आने लगी, जिसके कारण यूरोप के सारे देशों के जो लोग थे उसके उनमें राजनीतिक और सामाजिक जगत में भारी परिवर्तन ला दिया। राष्ट्रवाद एक 19वीं सदी में राष्ट्रवाद मतलब अपनी भाषा, देश के साथ ऐसा प्यार पैदा हुआ
कि यूरोप के राजनीतिक और सामाजिक जगत में परिवर्तन आ गया, चेंज आ गई। इन परिवर्तनों से अंततः यूरोप के बहुराष्ट्रीय वंशीय साम्राज्यों के स्थान पर राष्ट्र राज्य का उदय हुआ। मतलब पहले लोग राजाओं के अंडर में रह रहे थे, राजाओं के अधीन रह रहे थे, राजा जैसा कहता था वैसा करते थे। लेकिन फिर वहां पर लोगों का अपनी भाषा, देश के प्रति जब प्यार आया, राष्ट्रवाद की भावना उनके अंदर आई, तो वो लोग राजाओं के अधीन नहीं रहना चाहते थे, अपने आप को आजाद करवाना चाहते थे। मतलब बड़े बड़े साम्राज्यों के अधीन न रहकर वो अपने देश को एक स्वतंत्र देश, राष्ट्र राज्य के रूप में बनना रहना चाहते थे। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य का गतिविधियों और विचारों विकसित हो रहे। यूरोप में लंबे समय से एक ऐसे आधुनिक राज्य की गतिविधियां और विचार विकसित हो रहे थे। मतलब एक ही संस्कृति के लोग अपना एक अलग से देश बसाने की बात कर रहे थे, राष्ट्रवाद के उदय के कारण 19वीं शताब्दी में यूरोप में, जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित क्षेत्र पर प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति थी। मतलब जो राष्ट्र राज्य जिसमें स्पष्ट रूप से परिभाषित, मतलब वो ऐसा देश बनाना चाहते थे जिसका एरिया भी परिभाषित हो और एक प्रभुसत्ता एक केंद्रीय शक्ति की थी। मतलब वहाँ की एक सरकार हो, एक एरिया हो। लेकिन राष्ट्र राज्य में न केवल उसके शासकों बल्कि उसके अधिकांश नागरिकों में एक साझा पहचान का भाव और साझा इतिहास या विरासत की भाव। मतलब वहाँ के लोग ये चाहते थे जो देश बने राष्ट्र राज्य में, न केवल उसके शासक बल्कि अधिकांश सारे नागरिकों और जो वहाँ का राजा जो भी सरकार चलाएगा उनमें एक साझा पहचान होनी चाहिए और साझा इतिहास या विरासत की भावना होनी चाहिए। 19वीं शताब्दी में जैसे ही वहाँ जो पहला चित्र है उसका सारियों का, उसमें बताया गया है, उसको देखकर ये एक्सप्लेनेशन दी गई है कि जब 19वीं शताब्दी में वहाँ यूरोप के अंदर राष्ट्रवाद आया तो वहाँ का सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन आया यूरोप के अंदर। और वहाँ जो देश जो पहले देश थे वो दूसरे मतलब तानाशाह राजाओं के अधीन रहकर जिंदगी बिता रहे थे। उनके अंदर अपनी भाषा, संस्कृति के प्रति प्यार उमड़ा और वो अपने आप को एक ही भाषा वाले और एक ही संस्कृति वाले लोगों का एक देश बनाना चाहते थे। और वो चाहते थे कि ऐसा देश या राष्ट्र राज्य, स्वतंत्र राष्ट्र राज्य बने जिसमें शासक और लोग नागरिकों की एक साझा पहचान हो और साझा इतिहास और विरासत की भावना सबके अंदर हो। लोगों के बीच में भी, राजा शासक और नागरिकों के बीच एक साझे पहचान की भावना और साझे इतिहास और विरासत की भावना हो। साझेपन की यह भावना अनंत काल से नहीं थी, ये शुरू से नहीं चली आ रही। साझेपन की भावना ये संघर्षों और नेताओं तथा आम लोगों की सरगर्मियों से निर्मित हुई। साझेपन की जो भावना ये शुरू से नहीं चली आ रही, जब लोगों ने संघर्ष करा तानाशाह राजाओं के विरुद्ध, नेताओं ने और आम लोगों ने, तो वो साझापन की भावना आई है। ये अध्याय उन विविध प्रक्रियाओं पर प्रकाश डालेगा जिनके तहत 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य, राष्ट्रवाद अस्तित्व में है। ये जो हम चैप्टर पढ़ेंगे, जो विविध वो सारी प्रक्रियाएं बताएगा, के ऊपर प्रकाश डालेगा, जिनके द्वारा 19वीं सदी के यूरोप में राष्ट्र राज्य और राष्ट्रवाद अस्तित्व में है। वो सारी घटनाएं पढ़ेंगे हम इसमें, जिससे यूरोप में राष्ट्र राज्य पैदा बने और राष्ट्रवाद अस्तित्व में आया। बस इसमें मैं पहले चित्र में क्या दिखाया गया वो आप डिटेल से लर्न कर लो। और हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे, यूरोप में राष्ट्रवाद कब आया, क्या चेंजेस आई, और राष्ट्रवाद आने के बाद राष्ट्र राज्य बनाना चाहते थे साझा संस्कृति वाले लोग, तो वो क्या चाहते थे, वो एक उनका शासक और नागरिक सबका एक सांझी पहचान हो, सांझी विरासत और सांझी इतिहास की भावना चाहते थे। और इस चैप्टर में हम वो सारी घटनाएं पढ़ेंगे जिसके द्वारा हमें यूरोप के अंदर कैसे राष्ट्र राज्य बने स्वतंत्र और कैसे राष्ट्रवाद अस्तित्व में है, वो सारा पढ़ेंगे। इसमें अर्नेस्ट रेनन के अनुसार राष्ट्र क्या है उसने परिभाषा दी है। फ्रांसीसी दार्शनिक है वो। अर्नेस्ट रेनर कौन है? फ्रांस का एक दार्शनिक है, फिलोसफर है।
ने 1882 में सोर्बोन विश्वविद्यालय में दिए एक व्याख्यान में राष्ट्र की अपनी समझ को प्रस्तुत किया। 1882 में सोर्बोन विश्वविद्यालय में एक उन्होंने व्याख्यान दिया था। उसमें राष्ट्र के बारे में उनके क्या विचार थे उसको प्रस्तुत किया उन्होंने। बाद में यह व्याख्यान एक प्रसिद्ध निबंध के रूप में छपा। मतलब अर्नेस्ट रेनन का व्याख्यान जो उसने विश्वविद्यालय में कुछ स्पीच वगैरह दी होगी, बाद में वो एक निबंध के रूप में छप गया, जिसका शीर्षक था राष्ट्र क्या है। जो उसने स्पीच दी होगी वहाँ पर उसमें विश्वविद्यालय में, बाद में वो निबंध के रूप में छप गया, और जिसका शीर्षक था राष्ट्र क्या है। इस निबंध में रेनन अन्य लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना करता है कि राष्ट्र समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। मतलब जो लोग कहते हैं कि राष्ट्र राज्य कैसे बनता है, तो उसने लोगों द्वारा प्रस्तावित इस विचार की आलोचना की है। रेनन ने अपने इस निबंध के अंदर इस विचार की आलोचना की है जो लोग राष्ट्र को समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बना हुआ मानते हैं। अर्नेस्ट रेनन जो कि फ्रांसीसी दार्शनिक था, उसने एक सोर्बोन विश्वविद्यालय में एक स्पीच दी थी, व्याख्यान दिया था, जिसको वो निबंध के रूप में छपा, जिसका शीर्षक था राष्ट्र क्या है। और इस निबंध में रेनन ने उन लोगों की इस बात की आलोचना की कि राष्ट्र एक समान भाषा, नस्ल, धर्म या क्षेत्र से बनता है। एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु होता है। वो क्या कहता है, एक राष्ट्र लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा का चरम बिंदु, मतलब जिस देश के लोग अपने राजा के विरुद्ध लड़ाई लड़ते हैं, कुछ त्याग करते हैं लड़ने के लिए, तो दुख तकलीफें सहन करनी पड़ती है, और वो लड़ते रहते हैं निष्ठा के साथ। उसका जब वो उनके प्रयास, त्याग और निष्ठा चरम बिंदु पे पहुंच जाते हैं, तब जाके राष्ट्र राज्य बनता है। शौर्य वीरता से युक्त अतीत, महान पुरुषों के नाम और गौरव, वह सामाजिक पूंजी है। अगर किसी देश के लोग किसी तानाशाह राजे के विरुद्ध लड़ते हैं, तो उनके पास्ट में या इतिहास में क्या होता है, शौर्य वीरता से युक्त अतीत होता है। उन देशों के अंदर जिन्होंने गलत राजाओं के विरुद्ध लड़ाई लड़ी है, उनका अतीत किससे युक्त होता है, शौर्य वीरता से। महान पुरुषों के नाम होते हैं उस देश के इतिहास में, और गौरव यह वह सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। मतलब अगर किसी देश के अंदर गलत हो रहा है और वहाँ के लोग उस गलत व्यवहार के देश के राजा या शासक के विरुद्ध लड़ रहे हैं, तो जहाँ राष्ट्र राज्य कैसे बनता है, लोगों के लंबे प्रयासों, त्याग और निष्ठा जब चरम बिंदु पर पहुंच जाती है, तो राष्ट्र राज्य बनता है। उस देश की शौर्य वीरता से युक्त जो अतीत होता है, महान पुरुषों के नाम, ये गौरव, ये सब वो सामाजिक पूंजी है किसी देश की, जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में समान गौरव का होना, अतीत में मतलब किसी देश के अंदर इतिहास में जब सबको समान गौरव मिला हुआ हो, और वर्तमान में एक समान इच्छा हो, सबकी संकल्प का होना, साथ मिलकर महान काम करना और आगे ऐसे काम और करने की इच्छा, एक जन समूह होने की, ये सब जरूरी शर्तें हैं। मतलब कह रहे जब किसी देश के जो लोग होते हैं वो लड़ते हैं, प्रयास करते हैं, त्याग करते हैं, निष्ठा से लड़ते हैं, तो वो उनको मतलब एक राष्ट्र राज्य बनाने में वो मिल जाती है, तरक्की मिल जाती है। वो क्यों मिलती है, क्योंकि उनका जो अतीत होता है वो शौर्य वीरता से युक्त होता है, महान पुरुषों के नाम होते हैं वहाँ पे, गौरव, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये वो सामाजिक पूंजी है जिस पर एक राष्ट्रीय विचार आधारित किया जाता है। अतीत में जिस देश के इतिहास में सबको का समान गौरव होता है, वर्तमान में एक समान इच्छा वाले लोग होते हैं, संकल्प होता है जिनका, और साथ मिलकर महान काम करते भी हैं और आगे करते रहने की भी जिनकी इच्छा होती है, ऐसा एक लोगों का जो समूह होता है, वो ही राष्ट्र राज्य बना सकता है।
सारी राष्ट्र राज्य बनाने की ये जरूरी शर्तें हैं। अतः राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। उनके अनुसार राष्ट्र एक बड़ी और व्यापक एकता है। उनका उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। उसका अस्तित्व जब जन्म लोगों की राय के द्वारा कुछ काम किया जाता है तभी कोई देश राष्ट्र राज्य बनता है। उसका अस्तित्व रोज होने वाला जनमत संग्रह है। एक राष्ट्र क्या है? एक बड़ी और व्यापक एकता है। रैनन के अनुसार एक राज्य एक बड़ी और व्यापक एकता है जिसका अस्तित्व जनमत संग्रह है, रोज होने वाला जनमत संग्रह है। प्रांत उसके निवासी हैं। अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो निवासी ही है। अगर मतलब वहाँ किसी से सलाह ली जानी है तो वो वहाँ के जो निवासी होते हैं उनसे ही सलाह ली जा सकती है। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध कब्जा जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती। उनके अनुसार प्रांत अगर किसी देश के ऊपर करे कब्जा तब होता है जब वहाँ के देश एकजुट नहीं होते, उनकी एक जैसी इच्छा नहीं होती। प्रांत उसके निवासी हैं। कह रहे एक बड़ी राज्य क्या है? राष्ट्र राज्य एक बड़ी और व्यापक एकता है। रोज यहाँ पर उसका अस्तित्व जन्म संग्रह है। प्रांत उसके निवासी हैं। अगर सलाह लिए जाने का किसी का अधिकार है तो वो निवासी ही है, उनसे ही वो लेनी चाहिए, राय लेनी चाहिए। किसी देश का विलय करने या किसी देश पर उसकी इच्छा के विरुद्ध जमाए रखने में एक राष्ट्र की वास्तव में कोई दिलचस्पी नहीं होती। ना तो कोई कई जो राष्ट्र और राज्य होते हैं जो स्वतंत्र देश होते हैं, ना तो वो खुद पे कब्जा करवाना चाहते हैं ना किसी के ऊपर करना चाहते हैं। अर्नेस्ट रैनन के अनुसार राष्ट्रों का अस्तित्व में होना एक अच्छी बात है। मतलब स्वतंत्र राष्ट्र होना वो कहते हैं अच्छी बात है और एक जरूरत भी है। उनका होना स्वतंत्रता की गारंटी है। अगर राष्ट्र राज्य है और तो उससे क्या है? स्वतंत्रता की गारंटी है, मतलब सबको स्वतंत्रता मिली हुई है। और अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका केवल एक मालिक होता है तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा। उनके अनुसार करें दुनिया में अगर एक ही कानून चले और उसका मालिक भी एक बन जाए हो गया तो स्वतंत्रता का लोप हो जाएगा, स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। वो करे राष्ट्र राज्य होना एक अच्छी बात है, जरूरत भी है। अगर स्वतंत्र राष्ट्र राज्य है तो स्वतंत्रता की गारंटी है। अगर दुनिया में केवल एक कानून और उसका मालिक एक होएगा तो स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी, लोप हो जाएगा उसका। ये अर्नेस्ट रैनन है जो फ्रांस के फिलोसफर हैं। जनमत संग्रह एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए किया जाता है। मतलब वो भी तो कह रहे हैं एक राष्ट्र राज्य में जनमत किसी भी बात को अगर कोई काम करना है देश के अंदर कानून बनाना है तो लोगों की राय लेनी जरूरी है। ये जन्म संग्रह का मीनिंग भी आप याद कर लेना। प्रत्यक्ष होता है सामने बैठकर, एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के किसी क्षेत्र में रहने वाले लोगों से उनके लिए कोई प्रस्ताव पास होना किसी एरिया के लोगों के लिए। अगर पहले उनसे पूछा जाए कि इसके लिए आप लोग राजी हो या नहीं राजी हो, सामने बैठा के उनसे पूछा जाए, वोटिंग करवाई जाए, तो वही जन्म संग्रह है। प्रत्यक्ष रूप में एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार जहाँ स्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। ये आप लोग जन्म संग्रह भी आ सकता है, मैं याद कर लेना। और आज हम इतना ही पढ़ेंगे इस वीडियो में, अगला हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। सारे बच्चे अच्छी तरीके से इसको समझ लेना।